नमस्कार बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, हम लोग जो है इस सेशन में क्लास 10th का जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का जो है चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसका एक पार्ट हम लोगों ने किया था और आज के सेशन में जो है बच्चों इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप। देखिए, बोला जा रहा है कि ये प्रिंट जो है अब वो कहाँ पहुंच रहा है, ये कहाँ पहुंच गया, ये यूरोप पहुंच गया। तो देखिए, यूरोप पहुंचने के बाद क्या होता है ना, जब प्रिंट्स जो है, प्रिंट का जो कल्चर है, प्रिंटिंग मेथड जो है वो कहाँ पहुंच रहा है, आपका यूरोप पहुंच रहा है। तो इस टॉपिक में, इस सेशन में इसी को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग शुरुआत करते हैं। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। देखिए, बोला जा रहा है कि कई सदियों तक, कई 100 वर्षों तक क्या हुआ कि चाइना से जो है किसका जो है ट्रेड किया जाता था, तो सिल्क का और स्पाइसेस का, मसालों का जो है और सिल्क का जो है क्या होता था, ट्रेड किया जा रहा था। कई 100 वर्षों पहले की बात है, आज से 5,000 10,000 100 साल पहले की बात है ना। और वो चाइना से कहां पहुंच रहा था, ये सिल्क और स्पाइसेस, तो ध्यान रखिएगा ये चाइना से यूरोप पहुंच रहा था। तो किसी न किसी रूट के माध्यम से जा रहा होगा। तो वो कौन सा रूट था, वो रूट था आपका सिल्क रूट, है ना। वो कौन सा रूट था, वो सिल्क रूट था आपका। तो सिल्क रूट के माध्यम से जो है चाइना से कोई प्रोडक्ट जो है ना, चाइना से जो है आपका सिल्क और क्या है, सिल्क और स्पाइसेस, है ना, इसका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। और वो इजीली कहां पहुंच रहा था, यूरोप पहुंच जा रहा था, है ना। कौन सा रूट है वो ध्यान में रखिएगा, सिल्क रूट है। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप विया द सेम रूट। बोला जा रहा है कि 11th सेंचुरी में, है ना, 11वीं शताब्दी में है, क्या होता है कि ये पेपर जो है, पेपर कहां पहुंच गया, तो बोला जा रहा है कि पेपर आपका पहुंच गया है यूरोप, है ना। कहां पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। किस रूट से पहुंचता है वो ध्यान रखिएगा, किस रूट से पहुंचता है, तो बोला जा रहा है कि सेम रूट। मतलब कौन सा रूट की बात हो रही है, ये हो रहा है सिल्क रूट के बारे में। तो चलिए हम लोग मैप से सिल्क रूट को देख लेते हैं कि सिल्क रूट का मैप क्या था। देखिएगा, ये मैप है सिल्क रूट का, है ना। ये सिल्क रूट का मैप है ना। द सिल्क रोड लिखा हुआ है। देखिए, ये चाइना है, क्या ये चाइना है। चाइना से कहां पहुंच रहा है, ये चाइना से, देखिए इस रूट से होते हुए जो है ये कहां पहुंच रहा है बच्चों, देखिएगा रोम पहुंच गया, है ना, ये यूरोप पहुंच गया है ना। ये था कौन सा रूट, ये बच्चों देखिएगा ये सिल्क रूट है, ऐसे भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए कैसे सिल्क रूट जो है, ये इस रूट के माध्यम से जो है सिल्क और किसका, तो आपका स्पाइसेस का, स्पाइसेस और सिल्क का जो है इस रूट से जो है चाइना से कहां पहुंच जा रहा था, यूरोप पहुंच जा रहा था इजिली वे में। समझ में आया। और ये जो रूट दिया हुआ है ध्यान रखिएगा, ये जो रूट है आपका, ये देखिए ये जो रूट है आपका, है ना, ये किसका रूट है, ये वाटरवेज है। क्या है ये, वाटरवेज, मतलब पानी के माध्यम से, समुद्री मार्ग से जो है यहाँ से स्पाइसेस वगैरह
सिल्क वगैरह और दूसरे भी प्रोडक्ट्स जो थे, जो दूसरे गुड्स थे, वो इसी रूट से जो है कहां पहुंच रहा है, यूरोप पहुंच रहा है। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली रिटेन बाय स्क्राइब्स। देखिए, अब बोला गया कि पेपर भी जो है कहां पहुंच गया, पेपर कहां पहुंच गया, पेपर यूरोप पहुंच गया। और जब पेपर जो है यूरोप पहुंच गया तो उसके बाद क्या है कि बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन होने लगा। किसका प्रोडक्शन होने लगा, बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन होने लगा। किसका प्रोडक्शन, मैन्युस्क्रिप्ट का, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से जो किताबें लिखी जाती थी, हाथों से जो मटेरियल लिखे जाते थे, जो बुक्स लिखे जाते थे, पेपर पहुंच गया। अब हैंड रिटेन जो है मैन्युस्क्रिप्ट, वहां पे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। और बड़े बड़े स्क्राइब्स रखे गए। स्क्राइब्स मतलब क्या होता है ना। स्क्राइब्स का मतलब क्या हुआ, स्क्राइब्स का मतलब हुआ जो सुंदर राइटिंग में लिखने वाला होता है व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं, जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हो। अब उसके बाद बोला जा रहा है देन इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। काफी दिनों तक, काफी वर्षों तक जो है एक इटली का व्यक्ति था मार्को पोलो, वो चाइना में बिताने के बाद वो वापस कहां पहुंचता है, इटली पहुंचता है। कब, 1295 में, है ना। ये जो है आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मार्को पोलो जो है चाइना से इटली कब पहुंचा, तो वो पहुंचा 1295 में। एज यू रेड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि चाइना के पास ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी था, वुड ब्लॉक वाला टेक्नोलॉजी, है ना। लकड़ी का साँचे पे जो है लेटर वगैरह बनाना, उस पे जो है इंक लगाना, ऊपर से पेपर को क्या कर देना, ऊपर से पेपर पे जो है उसको प्रेस कर देना, है ना। इससे प्रिंटिंग हो जाती थी, छपाई हो जाती थी। तो वही बातें बोली जा रही है कि चाइना के पास ऑलरेडी जो है एक टेक्नोलॉजी था। वो कौन सा टेक्नोलॉजी था, तो वुड ब्लॉक का टेक्नोलॉजी था। कौन सा टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक वाला टेक्नोलॉजी था। मार्को पोलो ब्रॉड दिस नॉलेज बैक विथ हिम। देखिए, अब बोला जा रहा है कि मार्को पोलो जो है ये नॉलेज अपने साथ वापस जो है कहां लेकर जाता है, वो जाता है आपका इटली में। कहने का मतलब वो चाइना में रहता है, वो सीख जाता है कि कैसे जो है चाइनीज लोग जो है, चाइनीज पीपल जो है वो प्रिंट करते हैं या प्रिंट करना जानते हैं। तो वो नॉलेज जो है मार्को पोलो भी सीख गया और उस नॉलेज को जो है कहां लेकर चला गया, वो नॉलेज अपने साथ जो है इटली लेकर जाता है। अब साथ में क्या होता है, नाउ इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स। अब जो है क्योंकि इटली के लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच चुकी थी, ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुका था। कौन सा टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक का टेक्नोलॉजी जो है। तो अब जो है क्या होगा, अब जो है आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, बुक्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस होने लगेंगे, नए नए बुक्स छपने लगेंगे। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। अब देखिए, बोला जा रहा है कि और जल्द ही जो है ये टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक का टेक्नोलॉजी जो था वो पूरे यूरोप में क्या हो गया, फैल गया। लग्जरी एडिशंस फॉर स्टील हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। ये वर्ड को जो है याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आया है क्या, वेलम। कौन सा वर्ड है, वेलम है। ये वेलम को ध्यान रखिएगा, वेलम क्या है। तो बोला जा रहा है कि ये जो पेज जो है यूरोप पहुंचा, इटली पहुंचा, एक और साथ में एक व्यक्ति पहुंचता है, मार्को पोलो इटली रिटर्न करता है अपने देश को। उसके बाद जो है बुक्स वगैरह प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो है पेजेस पे जो प्रिंटिंग का काम करते थे ये अमीर लोग नहीं करते थे। अमीर लोग जो है वैसा बुक्स वगैरह
नहीं पढ़ते थे। तो कैसा बुक्स पढ़ते थे? तो जो महंगी किताबें होती थी, वेलम, है ना, वेलम, ये लिखा हुआ है वेलम आपका। ये वेलम क्या है? तो एनिमल्स का स्किन जो होता है, जो जानवरों का जो चमड़ा होता है ना, उस चमड़े से क्या किया गया, एक लेयर बनाया गया, पतला लेयर बनाया गया, पेपर टाइप, है ना, और उस वेलम पे, उस स्किन पे जो है क्या किया गया, लिखा जाता था। तो अमीर वर्ग के लोग जो है वेलम का यूज करते थे, है ना। साथ में बोला गया क्या, ये अरिस्टोक्रेटिक पीपल यूज करते थे, रईस लोग करते थे, अमीर व्यक्ति करते थे, चर्च के लोग इसको यूज करते थे। लेकिन मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स ब्रॉड द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। लेकिन बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूरोप के स्टूडेंट्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो जो है कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो चीपर टेक्नोलॉजी था। कौन सा चीपर टेक्नोलॉजी? वुड ब्लॉक, है ना, ये वुड ब्लॉक वाला टेक्नोलॉजी यूज करते थे। और जो अमीर लोग थे, जो रईस लोग थे, जो चर्च से लोग बिलोंग करते थे, जो अरिस्टोक्रेटिक सर्कल के होते थे, है ना, वो कौन सा जो है मेथड यूज करते थे, कौन सा जो है पेपर यूज करते थे, वो वेलम वाला, है ना, वो कौन सा बुक्स, वेलम वाला बुक्स जो है वो यूज करते थे। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries। देखिए, जैसे ही डिमांड क्या हुआ, डिमांड बढ़ता गया, बुक्स का डिमांड क्या होने लगा, बढ़ने लगा। बुक सेलर्स अब क्या करने लगे, वो बुक्स का प्रोडक्शन करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों को वो बेचने का काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को। बुक्स फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। देखिए, बुक फेयर्स, है ना, आपके शहरों में भी लगता होगा, पुस्तक मेला, है ना। तो बोला जा रहा है कि अब जो है क्या लग रहा है, बुक्स फेयर लग रहा है, मेला लगाया जा रहा है, किताबों का मेला लग रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। देखिए, बोला जा रहा है कि ये वेलम वाला प्रोडक्शन तो होता ही था, जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल यूज करते थे, लेकिन वुड ब्लॉक का जो टेक्नोलॉजी था, जो मेथड था, उसका भी प्रोडक्शन साथ में चलता रहा, है ना। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या होते गए, बढ़ता ही गया। अब मैन्युस्क्रिप्ट का भी प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ाना पड़ा। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंडराइटर्स वर नो लॉन्गर सोनली, scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons but increasingly by booksellers as well। देखिएगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि स्क्राइब्स को, स्क्राइब्स मतलब क्या बताया था मैंने अभी, जो सुंदर राइटिंग में लिखने वाले लोग होते थे, जो डेकोरेट करने वाले लोग होते थे, जो सजाने वाले लोग होते थे, जो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने का काम करते थे, उनको क्या बोला गया, स्क्राइब्स बोला गया। तो बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ स्क्राइब्स को कौन रखते थे, तो पहले सिर्फ स्क्राइब्स को रखने वाला कौन होता था, तो अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे। अरिस्टोक्रेटिक पीपल मतलब धनी व्यक्ति जो है यूज करते थे, रखा करते थे एक लिखने वाला व्यक्ति को। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही डिमांड क्या हो गया, बढ़ता गया, बुक्स का डिमांड जो है बढ़ता गया, अब स्क्राइब्स रखने वाले लोगों में और कौन शामिल हो गया, तो बोला जा रहा है कि बुक सेलर भी रखने लगा। क्या रखने लगा, स्क्राइब्स न रखने लगा, है ना। मतलब पहले अरिस्टोक्रेटिक पीपल रखते थे, अमीर लोग, धनी लोग रखते थे स्क्राइब्स। अब जो है स्क्राइब्स रखने का काम कौन कर रहा है, बुक सेलर, जो बुक बेच रहा है वही जो है स्क्राइब्स रख रहा है, किताबों को जो है छपाई करने के लिए, लिखने के लिए जो है वो लोगों को रख रहा है। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर। और कंडीशन ऐसा हो गया
कि एक बुक सेलर जो है कितने स्क्राइब्स को रख रहा है, तो 50-50 जो है 50 स्क्राइब्स को वो रखने का काम कर रहा है। पहले वो सिर्फ किताब बेचता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, किताब बेच भी रहा है और किताबों की छपाई, है ना, उन लोगों से मतलब लिखने का काम भी करवा रहा है। 50 जो है आपका 50 स्क्राइब्स रखने का काम कर रहा है। लेकिन पहले क्या था कि पहले जो है सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक पीपल ही रखा करते थे, अमीर लोग ही रखा करते थे। देखिएगा, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो हाथ से लिखने वाला जो सिस्टम था, ये जो प्रथा था, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी, वो डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों पूरा नहीं कर पा रहा था भाई, समझिएगा। क्योंकि एक समझिए कि मोटा किताब है, तो मोटा किताब को जो है उसी जैसा किताब एक है, उसी हैंडराइटिंग में, उसी डेकोरेशन के साथ, उसी डिजाइन के साथ लिखना पड़ता था, लिखने का काम करते थे, तो टाइम लगेगा, है ना। समझिए कि एक मोटा किताब उसको लिखने में, उसको छपाई करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हाथ से लिखना है, मशीन तो है नहीं भाई कि 5 मिनट में 2 मिनट में किताब की प्रिंटिंग हो गई। आज के डेट में जैसा होता है, हाथ से लिखना होता था। तो वो क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हाथ से लिखने वाला जो सिस्टम है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, वो इंक्रीजिंग डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव। साथ में बोला गया कि एक जो बुक है, उसी बुक को जो है दूसरे बुक की तरह, जो बुक आपका दिया हुआ है, उसी बुक को क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि जैसा राइटिंग उसमें है, जैसा डिजाइन उस बुक में है, जिससे आप कॉपी कर रहे हैं, वैसा ही होना चाहिए। तो कॉपिंग वाज क्या बोल दिया, एक्सपेंसिव बोल दिया। क्यों एक्सपेंसिव भाई, कि लिखने में ज्यादा समय लग रहा है। एक किताब को छपाई करने में, लिखने में जो है, हाथ से लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। लेबोरियस है, मेहनत का काम है उसमें, साथ में टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है, मतलब टाइम उसमें क्या होता है, वेस्ट भी होता है, समय बर्बाद हो रहा है, समय की कमी है। मैन्युस्क्रिप्ट्स पर फ्रगाइल। साथ में बोला गया क्या कि मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन जो बुक्स होते थे, वो क्या होता था, फ्रगाइल, कमजोर होता था। कैसे भाई, ऑकवर्ड टू हैंडल, उसको जो है हैंडल नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे। पेपर है, क्या हो गया, फट जाता है ना। एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रीड इजिली, उसको पढ़ना आसानी भी नहीं था, आसान जो है किसी दूसरे जगह ले जाना भी नहीं था। दूसरे जगह ले जाना मतलब दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसको कैरी करना आसान नहीं है, उसको पढ़ना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि उस बुक को जो है एक स्क्राइब्स ने लिखा है, और उसी हैंडराइटिंग में लिखने का क्या करता है, कोशिश करता है। देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेन लिमिटेड, इसलिए उनका जो सर्कुलेशन था, मतलब वो जो किताब जो सेल कर रहे थे, वो लिमिटेड एरिया तक ही जो है सीमित रह गया, लिमिटेड था। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। इसलिए बोला गया है कि डिमांड बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हैंड रिटन में काफी सारी प्रॉब्लम थी, है ना, उसको हैंडल करना आसान नहीं था, उसको ले जाना आसान नहीं था, पढ़ना आसान नहीं था, वो कमजोर होता था। साथ में बोला क्या कि अब जो है मैन्युस्क्रिप्ट के जगह पे कौन पॉपुलर होता जा रहा है, अब पॉपुलर हो रहा है वुड ब्लॉक, है ना। अब कौन पॉपुलर हो रहा है, वुड ब्लॉक। जो कौन लेकर गया था ये नॉलेज को, मार्को पोलो लेकर गया था। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स। अब देखिए बोला जा रहा है कि 15th सेंचुरी की शुरुआत में, है ना, 15th सेंचुरी के शुरुआत में क्या होता है कि वुड ब्लॉक्स जो है आपका यूरोप में, वो पूरी तरीके से क्या होता गया,
वो पूरी तरीके से उसका डिमांड और बढ़ता गया, है ना। वो प्रिंट करने लगा, किस पे प्रिंट होने लगे, टेक्सटाइल पे, कपड़ों पे जो है प्रिंट होने लगा, प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट होने लगे, साथ में रिलीजियस पिक्चर्स भी प्रिंट होने लगा। अब सिर्फ लेटर्स प्रिंट नहीं हो रहा है, पिक्चर्स भी प्रिंट हो रहा है। देयर वाज clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text। देखिए, ये वुड ब्लॉक्स का तो प्रिंटिंग होता ही था, लेकिन बोला जा रहा है कि अभी भी जो है ना और जल्दी छपने वाला जो है टेक्निक्स आना चाहिए और सस्ता टेक्निक्स आना चाहिए, ताकि तेजी से जो डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड है बुक्स का, जो बुक्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो है और कुछ टेक्निक्स यूज करना चाहिए, और कुछ और टेक्निक्स होना चाहिए, और साथ में सस्ता भी होना चाहिए। बुक्स का जो प्रोडक्शन होगा वो सस्ता होना चाहिए। दिस कुड ओनली बी विथ द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। बोला जा रहा है कि ये तभी संभव होगा जब एक नए टेक्नोलॉजी का क्या होगा, खोज होगा। The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first known printing press in 1430s। अब देखिए, बोला क्या जा रहा है कि ऐसा जो है सिचुएशन था कि अब नया जो है टेक्नोलॉजी आने का डिमांड हुआ कि एक नया टेक्नोलॉजी आना चाहिए। क्यों, बुक्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है और हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी दौरान जो है जोहान जो है गुटेनबर्ग, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने फर्स्ट नोन, यहां से एमसीक्यू आ सकता है बाबू, ध्यान रखिएगा, क्या, हु डेवलप्ड, हु डेवलप्ड, ये नाम छोड़ देगा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। नाम बताइए, है ना। पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है 1430 में जो है किसने जो है उसका इन्वेंशन किया, डेवलप किया, वो थे जोहान गुटेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को और घुमाया जा सकता है कि वो जोहान गुटेनबर्ग जो है जिन्होंने डेवलप किया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को, वो कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे वर्ड को मार्क कर लीजिए, जर्मनी के रहने वाले थे। साथ में ईयर भी पूछ सकता है, तो आप ईयर भी ध्यान में रख लो, 1430s। अब देखिए, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, आपका नेक्स्ट टॉपिक है 2.1, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस है। देखिएगा, Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate। बोला जा रहा है कि गुटेनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट के बेटे थे, एक व्यापारी के जो है बेटे थे, और उनका ग्रोथ कहाँ हुआ, तो एग्रीकल्चरल एस्टेट में हुआ, जहाँ पे खेती किया जाता था। वहां पे जो है ऐसे फैमिली में जो है उनका जन्म होता है जहां उनके फादर क्या थे, मर्चेंट थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। देखिए, उन्होंने बचपन से क्या देखा था कि बचपन से देखा वाइन बनाने की कला, और ओलिव बनाया जाता था, ओलिव प्रेसेस होता था। उन्होंने ये बचपन में ही देखा कि वाइन कैसे बनता है और ओलिव प्रेसेस क्या होता है। एक हम फिर से अपने एक मैप की तरफ चलेंगे। देखिएगा, ये ओलिव प्रेस है, क्या है, ये ओलिव प्रेस है बाबू। देखिए यहाँ पे ये स्क्रू है ना, ये दिख रहा है स्क्रू है, और ये क्या है आपका, हैंडल है ना। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हैंडल है, ये क्या है, स्क्रू है। और इस हैंडल को, इस जो रड है यहाँ पे से, यहाँ से ये जो अटैच किया हुआ है स्क्रू में, उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है पकड़ कर, होल्ड करके जो है
घुमाया जाएगा, राउंड राउंड क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, है ना। अब घुमाने से क्या होगा, यहाँ पे ओलिव रखा रहेगा, है ना, और ये जो है नीचे आएगा, ये स्क्रू क्या आएगा, नीचे आएगा, ये यहाँ पे ओलिव रखा हुआ है, ओलिव मतलब होता है जैतून, है ना। यहाँ पे वो सीड्स वगैरह रखे हुए हैं और उसके ऊपर जो है वो घूमता हुआ आएगा, प्रेस करेगा, यहाँ से ओलिव ऑयल क्या करेगा, निकलेगा, इसमें जमा होगा, है ना। ये ओलिव प्रेस जो है था, और ये उन्होंने बचपन में ही सीखा था, बचपन में ही देखा था कि ओलिव प्रेस ऐसा है, इससे जो है ओलिव ऑयल जो है आपका निकाला जाता है ना। अब इसके इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ये ओलिव प्रेस का टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी बनाया, और वो कौन सा टेक्नोलॉजी था, वो टेक्नोलॉजी था आपका प्रिंटिंग प्रेस का टेक्नोलॉजी था। चलिए अपने बुक की तरफ चलते हैं। देखिएगा, फ्रॉम इट चाइल्डहुड ही हैड सीन द वाइन एंड ओलिव प्रेसेस, है ना, आपने देखा ओलिव प्रेसेस क्या है। Subsequently, he learnt the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets। देखिए, बोला जा रहा है कि साथ में उन्होंने क्या सीखा, स्टोन पॉलिश करना सीखा, है ना। क्या सीखा, स्टोन पॉलिश करना सीखा, साथ में वो गोल्ड स्मिथ भी बने, है ना। साथ में उन्होंने किसमें जो है वो एक्सपर्ट थे, तो बोला जा रहा है कि वो मोल्डिंग करने में एक्सपर्ट थे, है ना। ट्रिंकेट्स एक वर्ड है क्या, ट्रिंकेट्स, जैसे जो गहने होते हैं उसके छोटे छोटे जो वो जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो ज्वेलरी बनाने के लिए जो ट्रिंकेट्स यूज किए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक सर्कुलर क्या है, वायर है, उसको किस शेप में दे दिया गया, जो रेक्टेंगुलर शेप में दे दिया गया। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है, चूंकि वो गोल्ड स्मिथ थे, है ना, और वो पॉलिश करना जानते थे, उन्होंने और क्या सीखा, तो मोल्डिंग करना, मोड़ना, एक रूप से दूसरे रूप में, एक शेप से दूसरे शेप में जो है जो ज्वेलरी होता है उसको देने के लिए सीखा। उसके बाद जो है ड्राइंग ऑन हिज नॉलेज, अब वो अपने जो उन्होंने बचपन में देखा था, सीखा था, याद करते हैं उस बात को कि अच्छा हमने क्या देखा था बचपन में, ओलिव प्रेस देखा था, तो उस टेक्नोलॉजी को अब याद करते हैं। ड्राइंग ऑन हिज नॉलेज, गुटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन, और उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक नया इनोवेशन कर दिया, एक नई खोज कर दी। कौन सा, किस चीज का डेवलपमेंट किया, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट किया, है ना। मतलब बचपन से अब तक जो है उन्होंने जो जो सीखा, उन सारी चीजों का, उन हर एक चीजों का जो है पॉइंट्स का उन्होंने अपने कामों में लाया, और एक नया जो है इनोवेशन किया, एक नया डिजाइन लाया, नया प्रिंटिंग प्रेस लाया। द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। देखिए बोला जाए कि वो जो ओलिव प्रेस था, वही ओलिव प्रेस जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का क्या बना, मॉडल बन गया। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। साथ में जो मोल्डिंग का काम करते जो थे, जो शेप को चेंज करते थे, अब उन्होंने क्या किया, लेटर्स को कार्व किया, लेटर्स बनाया, है ना। मेटल से क्या बनाया, लेटर्स बनाया। ध्यान दीजिएगा, अब मेटल का क्या बनाया उन्होंने, अल्फाबेट्स बनाया, लेटर्स बनाया। बाय 1448, बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड दिस सिस्टम। बोला जा रहा है कि 1448 तक जो है उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से तैयार कर दिया, परफेक्ट कर दिया, सही कर दिया। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल, और गुटेनबर्ग ने जो पहला किताब
प्रिंट किया, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था बाइबल। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस वाज, वो होगा आपका बाइबल। इसको याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। देखिए बोला जा रहा है कि बाइबल का जो है 180 कॉपी बनाई गया, 180 किताबें छापी गई, और 180 किताब छापने में जो है कितना समय लगा? तो वो लगता है आपका 3 साल। मतलब 3 साल में कितना? 180 बुक्स जो है प्रिंट किया गया। तो आप बोलिएगा कि सर 3 साल में 180 किताब ही छपेगा? उस टाइम में बाबू ये बहुत ही ज्यादा जो है नया टेक्नोलॉजी था, बहुत तेजी से छपाई हुई उस जमाने के मामले में। आज तो बोलिएगा तो 2 घंटा, बोलिएगा तो 2 घंटा क्या, आधा घंटा के अंदर आपको एक बुक्स जो है प्रिंट करके मिल जाएगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन वो 3 साल में कितने बुक्स जो है, कितने कॉपीज जो है बनाया? तो वो उन्होंने 180 कॉपीज बनाया। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने 3 सालों में कितने कॉपीज बनाया? तो वो आप याद कर लो, 180 कॉपीज जो है बुक्स का बनाया था। और वो कौन सा बुक था? वो बुक था आपका बाइबल। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्शन। वही हमने बताया कि उस समय के अनुसार जो है ये जो है बहुत तेजी से छपाई करने वाला टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड हुआ था। 3 साल में 180 बुक, सोच लीजिए। देखिएगा ये जो है आपका गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है। देखिए ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है। इसमें भी देखिए क्या दिख रहा है, ये स्क्रू देख रहा है ना, स्क्रू है। और ये क्या है, वहां से एक रड, रड को क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया। और इस रड को पकड़कर उसको क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है ना। उस रड को पकड़कर क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? प्लेटन है। ये हैंडल हो गया, ये प्लेटन है, यहाँ पे सीट रहेगा, है ना। ये घूमेगा, प्लेटन क्या होगा? नीचे आएगा, उस पेपर पे प्रेस होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो इन्होंने देखिए सेम टेक्नोलॉजी नहीं लग रहा कि ओलिव वाइल्ड का जो है प्रेस जो हमने देखा था, उसी प्रेस से जो है इन्होंने प्रेरणा ली है ना। उसी प्रेस से जो है उस टेक्नोलॉजी का जो है आपका क्या किया है? इनोवेशन किया है, खोज किया है ना। ओलिव टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका टेक्नोलॉजी का जो है आपका प्रोडक्शन किया, इनोवेशन किया। अब देखिए द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। हालांकि ये जो प्रिंटिंग प्रेस आया, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आया, तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने बोला जा रहा है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी था, ऐसा नहीं है कि गुटेनबर्ग टेक्नोलॉजी जो है आया तो वो पूरी तरीके से वो दोनों सिस्टम को, वो दोनों टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ऐसा नहीं था। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो किताबें गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से जो प्रिंट की जा रही थी, छपाई की जा रही थी, ऐसा लगता था कि वो जो बुक जो है प्रिंट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि उसको किसी स्क्राइब्स ने क्या किया है? लिखा है। मतलब एक जैसा लगता था। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। और जो मेटल का जो लेटर था, है ना, मेटल लेटर्स जो होते थे वो
जिस डिजाइन में जो है वो आपका लेटर वगैरह होता था, उसी डिजाइन में इन्होंने क्या किया, सारे लेटर्स को बनाया और उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विथ फोलिएज एंड अदर पैटर्न। अब देखिए गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में क्या है कि प्रिंट तो जो है आपका इस टेक्नोलॉजी से हो रहा है, इस प्रेस से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर्स वगैरह है, जैसे देखिएगा आपके बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, ये देखिए, देखिए ये आपके सामने है, ये गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग का क्या है, बाइबल का पेज है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का क्या है, ये उन्होंने जो बुक लिखा था, बुक प्रिंट की थी, कौन, बाइबल, उसी बाइबल का क्या है, एक पेज है। अब देखिए, देखिए बोला जा रहा है क्या, ये जो बॉर्डर्स वगैरह है, ये क्या है, बॉर्डर्स वगैरह है, ये जो यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ, ये डिजाइन बनाया हुआ है, ये डिजाइन बनाया हुआ है, इधर ये डिजाइन बना, नीचे में ये डिजाइन देखिए, है ना। तो ये सारे डिजाइन जो हैं, ये सारे डिजाइन जो है आपके, है ना, ये सारे डिजाइन जो है क्या है, ये हैंड रिटन होता था, हैंड मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा बनाया जाता था। प्रिंटिंग प्रेस जो है क्या है, छपाई तो कर दे रहा है, किया जा रहा है उससे प्रिंटिंग, लेकिन ये बॉर्डर्स वगैरह देने का काम कौन करता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट करते थे, स्क्राइब्स करते थे। In the books printed for the rich, a space for decoration was kept blank on the printed page। अब देखिए अमीरों के लिए जो बुक्स की छपाई की जा रही थी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, उसमें क्या होता था कि अमीरों के लिए जो है कुछ जगह छोड़ दिया जाता था, कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता था, किस लिए, डेकोरेट करने के लिए। देखिए ये है ना, ये जगह वगैरह क्या कर दिया गया है, ये छोड़ दिया गया है, ये क्या है, छोड़ दिया गया है, यहाँ पे ये छोड़ दिया गया है, ये छोड़ दिया गया, ये छोड़ दिया गया, इधर ये छोड़ दिया गया है। तो अमीरों के लिए क्या हो रहा था, प्रिंट तो किया जा रहा गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से, लेकिन अमीरों के लिए जो किताब छपती थी उसमें स्पेस छोड़ दिए जाते थे, ताकि जो भी व्यक्ति अपने हिसाब से वो डिजाइन बनवाना चाहता है, जैसा डिजाइन बनवाना चाहता है वो डिजाइन जो है बनवा सकता है। अब देखिए each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration। देखिए बोला जा रहा है कि हर एक खरीदार, जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा, हर एक परचेजर जो है, ईच परचेजर क्या करेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा, डिजाइन चुनेगा, साथ में वो जिससे चाहेगा वो डिजाइन बनवा सकता है, जैसा चाहेगा वैसा डिजाइन वो बनवा सकता है। इन द 100 years between 450 and 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर set up in most countries of Europe। Printers from Germany travel to other countries seeking work and helping start new presses। अब देखिए बोला जा रहा है क्या कि 100 वर्षों में क्या हुआ, 1450 से 1450 से 1550 के बीच में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस क्या हो गया, और भी दूसरे कंट्रीज में सेटअप हो गया, और भी दूसरे कंट्री में जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गया। जो प्रिंटर्स थे, जो प्रिंट करने वाले लोग थे, वो जर्मनी से अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, है ना, जॉब देने की बात कर रहे हैं, जॉबों के लिए जा रहे हैं, लोगों को मदद करने के लिए जा रहे हैं। किस लिए, क्या किस चीज में मदद करेंगे भाई, ऐसा क्या है कि आप मदद करोगे, तो प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने में हम मदद करेंगे, हमारे पास नॉलेज है ना, आप पैसा लगाओ, हमें पैसा दो, हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस जो है आपको सेटअप करके देंगे। एज द नंबर एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग
प्रेस ग्रीव बुक्स प्रोडक्शन बूम्ड। देखिए बोला जा रहा है कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, तो जो है प्रोडक्शन जो है बुक्स का क्या हो गया, बूम्ड बोला जा रहा है। मतलब जिधर देखो उधर क्या दिखाई पड़ रहा है, किताब ही किताब दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ जो है किताब ही किताब नजर आ रहा है, बुक्स ही बुक्स नजर आ रहा है, और हर तरह का किताबें आ रही है। ऐसा नहीं कि एक ही किताब जो है छपा जा रहा है, नहीं, हर तरह का किताब जो है प्रिंट किए जा रहे हैं। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स इन यूरोप। देखिए बोला जा रहा है क्या कि 15th सेंचुरी का सेकेंड हाफ है ना, 15th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मतलब 1450 से 1500 के बीच में बोला जा रहा है कि क्या हुआ, 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडेड। 20 मिलियन, अब ये 20 मिलियन कहने का मतलब क्या हुआ, 2 करोड़। कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ बुक्स जो है मार्केट में आ गया। सोच लीजिए उस जमाने में 2 करोड़ बुक्स जो है मार्केट में आ गया। जिधर देखिए उधर बुक्स, ऐसा लगता है कि बुक्स का क्या है, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया है। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। अब देखिए बोला जा रहा है कि 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में है ना, 16th सेंचुरी में क्या बोला जा रहा है कि ये नंबर जो है बढ़कर कितना हो गया, ये नंबर जो है 200 मिलियंस मतलब 20 करोड़ हो गया। कितना, 20 करोड़ हो गया। मतलब आपका 1450 से 1550 में के बीच में क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस दूसरे कंट्री में भी सेटअप होता है। अब जब दूसरे कंट्रीज में भी प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गया तो बुक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इतना बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया कि 1450 से 1500 के बीच में क्या हुआ, 2 करोड़ जो बुक्स है वो मार्केट में आ गया। फिर जो है 100 साल में क्या होता है, अगले 100 साल में 20 करोड़ जो है बुक्स छप गया, है ना। तो जिधर देखिए जी उधर ही क्या दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि बुक्सों का जो है बाढ़ आ गया है। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। और इसी को क्या बोला गया, प्रिंट रिवॉल्यूशन गया बोला गया। बोला जा रहा है कि ये हैंड रिटेन जो है, हैंड प्रिंटिंग से कहां आ गए, मैकेनिकल प्रिंटिंग में आ गए हम लोग। हैंड प्रिंटिंग से कहां आ गए, मैकेनिकल प्रिंटिंग में आए। तो ये क्या लेकर आया, अपने साथ एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो है बुक्स का नंबर जो है मार्केट में 20 करोड़ तक पहुंच गया है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये तो अब मैंने समझा दिया। ये देखिए ये जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस का एक जो है एक एग्जाम्पल ये जो है आपका बुक में दिया हुआ है। आगे आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आगे जो है बच्चों, है ना, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आगे जो है सेशन में क्या पढ़ेंगे कि प्रिंट रिवॉल्यूशन का जो है क्या प्रभाव पड़ा था, है ना, इम्पैक्ट क्या हुआ अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर पे, अपने लैंग्वेज पे, क्या अपने लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको जो है अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।